सीखना या लर्निंग भी कहते हैं। तो अधिगम का पहले परिचय देखेंगे, फिर उसके अर्थ को देखेंगे और उसके बाद उसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन में नए अनुभव एकत्र करता रहता है। ये नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि करते हैं, इसलिए ये अनुभव तथा इनका उपयोग करना ही सीखना या अधिगम कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति मतलब किसी भी उम्र का और प्रतिदिन, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, कोई जवान व्यक्ति हो या कोई बच्चा हो, प्रतिदिन अपने नए अनुभवों को एकत्र करता रहता है और नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, वृद्धि करते हैं और वही हमारा सीखना कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि लोग यही सोच लेते हैं कि जब हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो वहीं से हम सीखते हैं अच्छी आदतों को, परंतु ये गलत है। नहीं, विद्यालय ही वो सीखने का माध्यम नहीं है कि ओनली वन विद्यालय है और विद्यालय में हम गए और सीख लिए। नहीं, विद्यालय के अलावा सीखने की क्रिया समाज में, पास पड़ोस में, विद्यार्थियों द्वारा, अपने मित्रों द्वारा, रिश्तेदारों द्वारा, सभी के द्वारा हम लोग सीखते रहते हैं और यह सीखने की प्रक्रिया प्रतिदिन चलती है और चलती ही रहती है। जब तक व्यक्ति जन्म लेता है तब से लेकर के और मृत्यु तक वो जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है, यानी कि सीखने की क्रिया जीवन पर्यंत तक चलती है, जिसे हम अधिगम के नाम से जानते हैं। अधिगम का अर्थ देखेंगे तो सबसे पहले हमें व्यवहार को समझना होगा। व्यवहार क्या है? सीखना तो आप लोग जान चुके होंगे कि सीखना क्या है। अब व्यवहार को जानेंगे कि व्यवहार क्या होता है। व्यवहार अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है और व्यवहारवाद को समझने के लिए वाटसन को समझना पड़ेगा, क्योंकि वाटसन जो है व्यवहारवाद के जनक है। इनका पूरा नाम जेबी वाटसन है। इन्होंने सन 1913 ईस्वी में व्यवहारवादी शब्द का प्रयोग किया था। वाटसन पहले लेकर आने वाले एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले व्यवहारवादी शब्द को किसने लाया था। तो सबसे पहले व्यवहारवादी शब्द को लाने वाले मनोवैज्ञानिक थे वाटसन। लेकिन ये प्रश्न दो तरह से पूछता है। व्यवहारवादी शब्द को पहले लेकर आने वाले वाटसन थे, लेकिन पहली बार प्रयोग करने वाले मैकडूगल थे। मैकडूगल ने 1905 ईस्वी में अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी, इनकी पुस्तक का नाम हमने यहाँ लिख रखा है। इनकी पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। एग्ज़ाम में प्रश्न ये दो तरह से बनते हैं कि व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा वाटसन, और पहले लेकर के वाटसन ही आए थे। लेकिन मैकडूगल जो थे सबसे पहले व्यवहार शब्द को प्रयोग किया था। प्रश्न दो तरह से, व्यवहार शब्द को लेकर आने वाले पहले कौन थे? वाटसन, और व्यवहारवादी शब्द को सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो मैकडूगल। मैकडूगल ने कहाँ प्रयोग किया था? इनकी एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, सक्रिय, विवेकपूर्ण, खोज, व्यक्तिगत, सामाजिक, ये जो शब्द दिए हैं इसका सबका एक एक अर्थ होता है। सक्रिय से तात्पर्य है कि जब तक आप सीखने की क्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं, स्वयं सक्रिय नहीं होते हैं, तब तक आप किसी कार्य को कर नहीं सकते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने विद्यालय में डाल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि आदि विधियों द्वारा सीखने की क्रिया को करवाया है। और सीखने की क्रिया सिर्फ मनुष्यों में नहीं बल्कि जानवरों में भी होती है। देखिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिक जैसे थार्नडाइक थे, पावलोव थे, कोहलर, गुप्तावर्दी थे, ये सारे अधिगम के सिद्धांत दिए हैं और इन लोगों ने अपने अधिगम के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया है कि सीखने की प्रक्रिया मनुष्यों में नहीं बल्कि जानवरों में भी होती है। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस प्रकार से कैसे प्रयोग किया है। यानी कि सीखना एक सक्रियता, और हाँ, सीखने में तीन चीज़ों का होना आवश्यक है: अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। और इन तीनों में अस्थाईपन भी होना जरूरी है। अगर इन तीनों में अस्थाईपन नहीं होता है तो सीखने के कार्य में सफलता
नहीं मिलती है। अगली हेडिंग है सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना विवेकपूर्ण होता है, सही बात है, क्योंकि जब तक विवेक और बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता है तब तक सीखने में सफलता नहीं मिलती है और उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। यानी कि जो भी विवेक और बुद्धि से कार्य किया जाता है उसमें सफलता भी मिलती है और उसका परिणाम भी अच्छा होता है। अगली हेडिंग देखेंगे, जब कोई भी कार्य सही ढंग से किया जाता है तो वो खोज करना ही होता है ना। नवीन चीज़ जब उत्पादित हो जाती है, ऐसे विभिन्न वैज्ञानिक हैं, विभिन्न प्रकार की खोजें करते हैं, खोज के माध्यम से वो नए आविष्कार भी कर रहे हैं और समाज को अपने नए आविष्कारों के माध्यम से सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहे हैं और वो उसी के माध्यम से सीख रहे हैं। यानी कि सीखना एक खोज करना भी है। अगला है सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक भी होता है। सही बात है, सीखना व्यक्तिगत कार्य तो है लेकिन वह सामाजिक कार्य है। ज़्यादातर हम कहाँ सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, क्योंकि योकम ने लिख दिया था कि सीखना जो है सामाजिक है, क्योंकि किसी भी प्रकार के सामाजिक वातावरण के अभाव में व्यक्ति का सीखना असंभव है। यानी कि सीखने के लिए समाज में जाना और समाज में मिलना ज़रूरी होता है। सीखना क्या है, वातावरण की उपज होती है। उपज इसलिए है कि जो भी हम सीखते हैं वह हम अपने वातावरण में ही सीखते हैं। वातावरण क्या है, पर्यावरण ही हमारा वातावरण, ये यानी कि जो हमें चारों ओर से ढका हुआ है, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ आदि, ये सब हमारे वातावरण के अंतर्गत आते हैं और वातावरण के द्वारा ही व्यक्ति सीखता है। अगर किसी बालक को बाल्यावस्था या किशोरावस्था में है, सही वातावरण में उसे पालन पोषण दिया जाता है, उसे खान पान का ध्यान रखा जाता है तो वह एक अच्छा बालक बनता है। और उसे अगर गलत वातावरण दे दिया जाए, यानी कि गंदी मलिन बस्तियों में जहाँ लोग मतलब गंदे विचारों वाले रहते हैं, गाली देते हैं, दिन भर झगड़ा करते हैं, उस वातावरण में बच्चे को रख दिया जाए तो बालक का विकास कैसा होगा, उसका विकास गलत होगा। और वही वातावरण अगर उसको शुद्ध मिलेगा तो उसका विकास अच्छे ढंग से होगा। यानी कि सीखना भी वातावरण की उपज है। अगर अच्छी वातावरण रही तो लोग सीखने की क्रिया सही ढंग से करते हैं। अगली हेडिंग है सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। बिना उद्देश्य से कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को नहीं सीखता है। सीखना उद्देश्य होता है। आप भी किसी उद्देश्य से, मानिए कि एक विद्यार्थी है, विद्यालय जाता है तो वह एक उद्देश्य लेकर के जाता है कि उसको कुछ बनना है या उसको शिक्षा प्राप्त करनी है और शिक्षा प्राप्त करके शिक्षित होकर के अपने व्यवसाय, रोजगार या किसी प्रकार की नौकरी करनी है। उसका भी एक लक्ष्य होता है, उसका भी उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को नहीं सीखता है। यानी कि सीखना उद्देश्यपूर्ण है। अगली हेडिंग है सीखना संपूर्ण जीवन तक चलता रहता है। सीखना संपूर्ण जीवन तक चलता है, ये बात सही है, क्योंकि बालक जब से जन्म लेता है तब से लेकर के और वृद्धावस्था तक अपने अनुभव द्वारा और अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा सीखता रहता है और सीखने की प्रक्रिया आगे की अवस्थाओं में तीव्र गति से होती है। अगला है सीखना परिवर्तन है। सही है। गिलफोर्ड ने लिखा है सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो आपके साथ वो अच्छा व्यवहार करेगा, आप किसी के साथ गलत व्यवहार करोगे तो आपके साथ गलत व्यवहार करेगा। यानी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहा जाता है। अगली हेडिंग है सीखना विकास की प्रक्रिया है। यानी कि सीखना एक विकास की भी प्रक्रिया होती है। सीखने से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक सभी प्रकार का विकास होता है। नैतिकता तभी आती है जब व्यक्ति कार्यों को सही ढंग से सीखता है। जैसे कि शैशवावस्था में बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। बालक कौन सी आदतें अच्छी हैं, कौन सी आदतें बुरी हैं, उनको नहीं पता होता है। जो आदतें उनको अच्छी लगती हैं उन कार्यों को वो करना चाहते हैं और जो आदतें उन्हें अच्छी रहते हुए भी अच्छी नहीं लगती है करने में तो वो नहीं करते हैं। परंतु धीरे धीरे परिपक्वता जब आ जाती है तो यह धीरे धीरे सीखते हैं, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर, और बड़े हो जाते हैं तो उनमें नैतिकता की भावना आ जाती है। यानी कि सीखना विकास करना भी होता है। अगली हेडिंग है सीखना सार्वभौमिक होता है। वही मतलब है कि सीखने की क्रिया सिर्फ मनुष्यों में नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी पाए जाते हैं। नंबर 1 है प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन ए
वुडवर्थ, बी स्किनर, सी गेट्स, डी थार्नडाई। प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन सीखना है, यह परिभाषा है गेट्स की। ऑप्शन सी सही है। इसको ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है। प्रशिक्षण, अनुभव और व्यवहार, इन तीनों में परिवर्तन कहाँ होता है? विद्यालय में। और विद्यालय किस रास्ते जाते हैं? गेट के रास्ते जाते हैं। इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। ए सरल, बी सरल से कठिन, सी कठिन, डी कठिन से सरल। सीखने के लिए विषय का स्वरूप हमेशा होता है सरल से कठिन। सरल से कठिन अगर सीखा जाए तो आसानी से सीखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार है। ए दंड, बी पुरस्कार, सी लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा और डी सभी। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए, तभी अधिगम में सफलता मिलती है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यह कथन है, किसका कथन है? ए स्किनर का, बी कार्नब्रेक का, सी वुडवर्थ का, डी गेट्स व अन्य का। ऑप्शन सी सही है। वुडवर्थ ने लिखा है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया होती है। 5 है, व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं। ए मेंडल, बी स्किनर, सी वाटसन, डी रॉबर्ट हुक। तो व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? सी ऑप्शन सही होगा, वाटसन। वाटसन ही व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। ए अभिप्रेरणा, बी शिक्षण विधि, सी पाठ्यपुस्तकें, डी सहपाठी। अधिगम का मुख्य चालक होता है अभिप्रेरणा। बिना अभिप्रेरणा के कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को नहीं सीखता है। प्रश्न नंबर 7, स्वादिष्ट भोजन को देख करके मुंह में पानी आना क्रिया है। ए मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रिया, बी सहज क्रिया, सी संवेगात्मक क्रिया, डी प्रक्रिया। स्वादिष्ट भोजन को देख करके मुंह में पानी आना, यह एक सहज क्रिया। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। यह कथन है। ए वुडवर्थ, बी गेट्स, सी गिलफोर्ड, डी थार्नडाई। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन क्या है? अधिगम है। ऑप्शन सी सही होगा, ये गिलफोर्ड ने कहा था। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, अधिगम की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 9, अधिगम की विशेषताएं हैं। ए सीखना अनुकूलन है, बी सीखना नया कार्य करना है, सी सीखना खोज करना है, डी सभी। तो यहाँ सभी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। सीखना अनुकूलन भी है, नया कार्य भी है और खोज करना भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, सीखना प्रारंभ होता है। ए अनुभव से, बी ज्ञान से, सी रुचि से, डी जिज्ञासा से। तो सीखना प्रारंभ होता है हमेशा जिज्ञासा से। बिना जिज्ञासा के कारण कोई भी सीखना प्रारंभ नहीं करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन है। ए क्रो एंड क्रो का, बी वुडवर्थ का, सी मैकडूगल का, डी मर्फी का। तो यह परिभाषा है वुडवर्थ का। सीखना विकास की प्रक्रिया है, वुडवर्थ ने कहा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम ज्ञान का प्रयोग अन्य परिस्थिति में कठिनाई उत्पन्न करती है तो उसे क्या कहते हैं? ए सकारात्मक स्थानांतरण, बी अधिगम का सामान्य स्थानांतरण, सी स्वतंत्रता पूर्वक स्थानांतरण, डी नकारात्मक स्थानांतरण। तो यह होगा नकारात्मक स्थानांतरण। प्रश्न नंबर 13 है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? ए वाटसन की, बी मर्फी की, सी
मैकडूगल की, डी वुडवर्थ की। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं मैकडूगल। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 14, सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसने कहा है? ए क्रो एंड क्रो ने, बी मर्फी ने, सी गेट्स ने, डी वुडवर्थ ने। सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है, यह कहा है क्रो एंड क्रो ने। प्रश्न नंबर 15, गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया था? अभ्यास पर, बी पुरस्कार पर, सी संवेग पर, डी प्रत्यक्षीकरण पर। तो गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षीकरण पर सर्वाधिक बल दिया था।